हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है सी वीडियो 24/7 चैनल पे। माय नेम इज अमन मेहता और आज हम करने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का चैप्टर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि थियोरी इसमें काफ़ी आती है और जो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा वो थियोरी नहीं होगा, लेकिन हाँ बहुत ही आसान होगा। आपको लगेगा फ्री में मार्क्स मिल रहे हैं, तो उसके लिए पढ़ना तो पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिए और सबसे पहले पढ़ते हैं मतलब क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का क्या मतलब होता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने पहले पढ़ा हुआ है, एनालाइज करना यानी एनालिसिस करना। क्या होता है बेटा, किसी चीज को अच्छे से डिटेल में समझना, मतलब हर एक पहलू को समझ लेना उसके। तो उसी से देखो मतलब निकलेगा, द प्रोसेस ऑफ क्रिटिकल इवेल्युएशन। मैंने बोला ना अच्छे से समझना, तो क्रिटिकली इवेल्युएट कर रहे हैं किसको बेटा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, जो कहां पे है, कंटेन्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी इससे पहले हमने चैप्टर कवर किया है जिसमें हमें पता है कि 5 चीजें आती हैं। बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, नोट्स टू अकाउंट आते हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी आता है, एंड फिफ्थ आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इन सबको ही क्या कहते हैं, एनालाइज करते हैं। उसके अंदर बहुत सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है। क्रिटिकली इवेल्युएशन करना ही क्या है बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है। लेकिन पॉइंट ये आता है कि क्यों कर रहे हैं, तो आगे बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, किस लिए कर रहे हैं, ताकि हम उसको समझ सके। क्यों समझ सके, एंड मेक डिसीजन रिगार्डिंग द ऑपरेशंस ऑफ द फर्म। क्यों समझना है, क्योंकि हम एक डिसीजन लेने होते हैं बिजनेस से रिलेटेड, कि बिजनेस में जो जो ऑपरेशन कर रहे हैं हम कैसे करते हैं और किस तरीके से उसको सही तरीके से किया जा सके। और जब हमारे पास फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को हम एनालाइज करके समझ के काम करेंगे, बिना सोचे समझे तो भाई गड़बड़ी होगी। तो समझ करके हम आगे बढ़ेंगे। तो इस सिनेरियो को देखते हुए पता चलता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। किसको बेटा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको क्रिटिकली इवेल्युएट करना, ताकि हम समझ करके डिसीजन ले सके। जो भी बिजनेस के लिए हमें ऑपरेशंस के लिए डिसीजन लेना है, बेसिकली ये क्या है बेटा, अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप अमंग द वेरियस फाइनेंशियल फैक्ट्स एंड फिगर। क्योंकि आपने देखा है भाई अलग अलग तरह की असेट्स हैं, करंट असेट है, नॉन करंट असेट है, टेंजिबल है, इंटेंजिबल है। आपने देखा है लाइबिलिटी साइड पे भी इक्विटी है, डेट है, रिजर्व्स हैं, बहुत सारी चीज़ें। ऐसे पीएल के अंदर ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग चीज़ें हैं, जो क्या कहते हैं नॉन कैश भी आइटम्स आ जाती हैं, कुछ कुछ नॉन ऑपरेटिंग चीज़ें आ जाती हैं, कुछ ऑपरेटिंग चीज़ें आ जाती हैं। तो हर तरह के फैक्ट और फिगर्स हैं अलग अलग वैरायटी के, तो उनके बीच में रिलेशनशिप जो स्टैब्लिश करके हम स्टडी करते हैं, वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि इसका पर्पस क्या है, क्यों करना है। फाइनली अच्छे से बता दो, अच्छे से बता दो क्या इंपॉर्टेंस है, क्या पर्पस है। तो टू प्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल डाटा इन सिंप्लीफाइड एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। अब बार बार हम पिछले चैप्टर में भी क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि कुछ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के यूजर है जिनको हमारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, इसलिए वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। तो अब उनके लिए भाई ये जो फाइनेंशियल डाटा ये कॉम्प्लेक्स होता है, इसको सिंप्लीफाई करता है कौन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, और एक अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में क्रिएट करता है, ताकि कोई भी इंसान अगर समझना चाहे तो उसके लिए चीजें आसान हो पाए और वो समझने योग्य हो पाए। ठीक है, सेकंड आता है टू जज द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरप्राइज। अब देखो कहने का मतलब क्या है कि आपके पास सामने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, आपने देखा, ओके, जब तक आप प्रोसेस नहीं करोगे उस चीज़ को, तो दैट मीन्स अगर आप उसको देख करके समझने की कोशिश नहीं करोगे तो फिर फायदा क्या है उस चीज़ का। तो कहने का मतलब यह है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके सामने, उसको एनालाइज करके आप क्या पता करते हो बेटा, स्टेबिलिटी, कि आप कितने फाइनेंशियली स्टेबल हैं, आपकी ये जो फर्म है वो कितनी फाइनेंशियल स्टेबल है। ठीक है, तीसरा पॉइंट आता है टू मेजर द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में हम अपने डेट को चुकाने के लिए कैपेबल हैं, हमारी असेट्स इतनी हैं कि हम अपनी लाइबिलिटीज को चुका सके, तो इसे बोलते हैं सॉल्वेंसी। तो शॉर्ट टर्म में भी चेक करते हैं, लॉन्ग टर्म में भी चेक करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के थ्रू चेक करते हैं। ओके, टू मेजर द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी का मतलब जो ऑपरेशंस हम कर रहे हैं वो कितना एफिशिएंटली कर पा रहे हैं और हम प्रॉफिटेबल हैं भी या नहीं है। तो बेटा सॉल्वेंसी असेट और लाइबिलिटी के खेल को बता रही है, प्रॉफिटेबिलिटी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी हमारे जो पीएल के अंदर, एसपीएल के अंदर हम चीजें देखते हैं उसके बारे में बात कर रही है। ठीक है, टू कंपेयर इंटरफर्म पोजीशन एंड पैटर्न पोजीशन विद इन द इंडस्ट्री। अब ये चीज वैसे आगे और डिटेल में अभी इस चैप्टर में आने वाली है, लेकिन स्टिल आपको बता देता हूं कि भाई खुद को खुद से कंपेयर करना, खुद को दूसरों से कंपेयर करना, और इंडस्ट्री में जो पैटर्न चल रहा है, कौन कौन कॉम्पिटिटर और हम उनके बीच में कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, उस चीज को समझने में हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस मदद करता है। एंड लास्ट में क्या आता है, टू असेस द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स
ऑफ द इंटरप्राइज, कि भाई फ्यूचर कैसा हो सकता है, क्या जो अभी तक हमने काम किया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो अभी हमें पिक्चर दिखा रही है उसके हिसाब से हमारा फ्यूचर हम प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत हम उस हिसाब से सोच सकते हैं। फिर बात करते हैं टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अब बेटा यहाँ पे मजा आना शुरू हो जाएगा। ठीक, 4 पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे और हर पॉइंट ऑफ व्यू में दो दो टाइप के क्या कहते हैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस दिखने वाले हैं। तो अगर हम देखें यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे आता है एक्सटर्नल एनालिसिस और इंटरनल एनालिसिस। अब हमने पिछली क्लास में, सॉरी पिछले चैप्टर में, क्लास तो बोलना गलत होगा, पिछले चैप्टर यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या पढ़ा था बेटा, हमने यूजर्स के बारे में पढ़ा था। उसमें बताया था इंटरनल यूजर होता है, एक्सटर्नल यूजर होता है। इंटरनल यूजर में कौन आता है बेटा, ओनर आता है, मैनेजमेंट आता है और एम्प्लॉयज वगैरह आते हैं। और एक्सटर्नल यूजर में बाकी लोग आ गए, जैसे बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, क्रेडिटर है, सप्लायर है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, रिसर्चर्स हैं, कस्टमर्स हैं, ये सारे लोग आते हैं। ठीक है, अब एक्सटर्नल एनालिसिस एक्सटर्नल यूजर करेंगे ऑब्वियसली, और इंटरनल एनालिसिस इंटरनल यूजर करेंगे। तो एक्सटर्नल एनालिसिस की बात अगर हम करें तो मतलब ये जो बाहर के लोग हैं इनके पास डिटेल में हमारे इन्फॉर्मेशन नहीं होगी ना, डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, डिटेल रिकॉर्ड नहीं होंगे इनके पास हमारे, डू नॉट हैव एक्सेस टू द डिटेल रिकॉर्ड ऑफ द इंटरप्राइज। देखो एक कंपनी है, उसको ना, कंपनी को क्या करना पड़ता है, अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो पब्लिक करनी पड़ती है। गवर्नमेंट ने कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बना रखा है कि भाई आप छुपा नहीं सकते, क्योंकि आप पब्लिक का ही पैसा तो यूज़ कर रहे हो। जब आप छुपा नहीं सकते तो फिर दिखाओ, और दिखाओगे तो बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिटेल रिकॉर्ड नहीं है ना, वो तो समरी है। आपको याद होगा क्या पढ़ाया गया आपको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द समराइज स्टेटमेंट्स। तो बेटा वो तो समरी है, डिटेल रिकॉर्ड नहीं है। तो ये भाई उन्हीं क्या कहते हैं जो रिकॉर्ड्स हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उन्हीं की मदद से जितना थोड़ा बहुत ये एनालाइज कर पाते हैं वो करते हैं, उसको एक्सटर्नल एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है, दे डिपेंड ऑन पब्लिश्ड अकाउंट। मैंने बोला ना पब्लिक कर देते हैं, तो पब्लिश की जाती है, तो अकाउंट्स पब्लिश किए जाते हैं, डायरेक्टर और ऑडिटर की रिपोर्ट है उसको पब्लिक किया जाता है। तो उस बेसिस पे क्या कहते हैं, जो भी इनको इन्फॉर्मेशन मिलती है वो एनालिसिस करते हैं, और इसी को हम बोलते हैं एक्सटर्नल एनालिसिस। ठीक है, फिर आता है इंटरनल एनालिसिस। अब देखो ओनर तो ओनर है, सारा खेल तो मैनेजमेंट के पास है, काम वो कर रहा है, अकाउंटिंग वो कर रहा है, सब कुछ वो कर रहा है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर मैनेजमेंट ही क्या करेगा, एनालिसिस करने वाला है। द एनालिसिस कंडक्टेड बाय द मैनेजमेंट टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे फाइनेंशियल पोजीशन चेक करते हैं, ऑपरेशनल एफिशिएंसी चेक करते हैं, और इसी को बोलते हैं हम इंटरनल एनालिसिस। क्योंकि ओनर तो मालिक है, वो कहेगा तुम ही करके दो। और एम्प्लॉयज अगर हायरार्की वाइज देखें तो इतने पावरफुल होते नहीं है कि वो हर एक चीज़ के तह तक जा सके। तो बचा कौन, इंटरनल एनालिसिस करने के लिए मैनेजमेंट। ठीक है, ये दो टाइप के हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू आता है ऑब्जेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, यानी यहाँ पे आएगा शॉर्ट टर्म एनालिसिस और लॉन्ग टर्म एनालिसिस। सिंपल सी बात है, ये भी आपको समझ में आ जाएगा कि शॉर्ट टर्म यानी 12 महीने से कम की बात कर रहे हैं, कम पीरियड की बात करें। सच एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज डन टू एग्जामिन द लिक्विडिटी, कि भाई लिक्विडिटी चेक करना चाहते हैं कि हमारे पास कैश की अवेलेबिलिटी कितनी रहती है। ठीक है, और कब हम क्या कहते हैं, कभी भी चाहे हम कितना कैश जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं लिक्विडिटी। ठीक है, प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी भी शॉर्ट टर्म में चेक की जाती है, और शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी चेक की जाती है कि आप इस छोटे से समय के अंदर, छोटी समय अवधि के अंदर क्या आप इतने सॉल्वेंट हैं कि आप अपने डेट को चुका सकते हैं, अपने असेट्स के थ्रू लायबिलिटीज को चुका सकते हैं। और लास्ट में आता है बेटा लॉन्ग टर्म एनालिसिस। ये सिंपल सी बात है, लंबे समय तक के लिए देखा जाता है, दूर का विजन होता है यहाँ पे। तो ये एनालिसिस क्या करता है बेटा, डन टू एग्जामिन द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, लंबे समय तक के लिए बिजनेस कैसा चलने वाला है, स्टेबल रहेगा नहीं रहेगा, एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। ठीक है, कि ये लंबे समय तक 5 साल 10 साल, ठीक है, इसमें ये क्या करेगा, क्या ये अपने असेट्स अपनी लायबिलिटीज को चुका सकता है, और बाकी फ्यूचर प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी कितनी हो सकती है, हम कितना पोटेंशियल गेन कर सकते हैं आगे चल के, ये सारी चीज़ें उस लॉन्ग टर्म एनालिसिस के अंडर आती हैं। अब आएगा बेटा मज़ा, क्योंकि एक्चुअल में जो टाइप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पूछे जाते हैं वो यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, ये दो भी ठीक है, लेकिन अब जो थर्ड और फोर्थ पॉइंट में हम देखेंगे वो बहुत ही अलग लेवल पे मज़ेदार होंगे। तो फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ टाइम स्पैन के बेसिस पे देखा जाए तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होता है और वर्टिकल एनालिसिस होता है। जैसे ये दो नाम मैं बताता हूँ, मैं बच्चों को लाइन खींच के दिखाता हूँ। हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसी होती है, वर्टिकल लाइन ऐसी होती है बेटा। ये हमेशा हर लेक्चर में मैं ये ज़रूर करके दिखाता हूँ, इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आता है। ठीक है, तो इट इज़
ऑल्सो कॉल्ड डायनामिक एनालिसिस। सबसे पहले तो इनके नामों को याद रखो कि भाई डायनामिक एनालिसिस भी लिखा होगा तो हमें पता होना चाहिए हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, इसको हम टाइम सीरीज एनालिसिस भी बोलते हैं। ठीक है, दिस एनालिसिस मेड टू रिव्यू एंड एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ नंबर ऑफ ईयर्स and is therefore based on financial data taken for those years. It shows the comparison of financial data for several years against a chosen base year. ठीक है, अब देखो मैं आपको इस बात को पूरा यहाँ पे समझाता हूँ कि बेटा ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, और मैंने आपको पार्टनरशिप भी पढ़ाई है, सारी चीज़ें पढ़ाई है। जब जब टाइम लाइन शो करनी होती है तो मैं आपको ऐसी ही लाइन खींच के दिखाता हूँ, ना कि ऐसी लाइन। तो बेसिकली ये टाइम लाइन ही है, क्योंकि टाइम स्पेन की बात हो रही है ना, तो टाइम लाइन ही है। तो बेटा यहाँ पे 2010 है, यहाँ पे 2020 है, 24 है, ठीक है। ऐसे मान लो ये 2005 है, ये 2010 है, ये 2020 है, और अभी तो हम 2024 में। ठीक है, तो हम किसको कंपेयर कर सकते हैं बेटा? हम किसी भी एक कंपनी को कंपेयर कर सकते हैं, हम किसी भी एक कंपनी को कंपेयर कर सकते हैं। और ऑब्वियसली हम खुद की बात कर रहे हैं कि हम खुद को खुद से कंपेयर कर रहे हैं, जो भी मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, इंट्रा फर्म एनालिसिस। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है कि 2024 में हमारा मतलब हम कह रहे हैं ना यहाँ पे एक चूजन बेस ईयर ले लो जिससे आप बार बार कंपेयर करोगे, तो आप 2024 को पकड़ोगे और इसके डाटा को आप 2020 से कंपेयर करो, इसके डाटा को हम 2010 से कंपेयर करेंगे, इसी के डाटा को हम 2005 से कंपेयर करेंगे। ये देखो अभी हमारी हालत ऐसी है, लेकिन अगर आज से हम 4 साल पीछे जाएं तो क्या थी, आज से हम 14 साल पीछे जाएं तो क्या थी, आज से हम 19 साल पीछे जाएं तो क्या हालत थी हमारी। आई बात समझ में? तो हम खुद को खुद से कंपेयर कर रहे हैं, और ये उस टाइम की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को इस टाइम की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से कंपेयर किया जा रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे n नंबर ऑफ ईयर्स है, यानी बहुत सारे साल दिए होंगे लेकिन कंपनी एक ही होगी जिसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे लिखा भी है, दिस एनालिसिस मेड टू रिव्यू एंड एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स। बोला ना मैंने, बहुत सारे साल होंगे। ठीक है, एंड देयरफॉर बेस्ड ऑन फाइनेंशियल डाटा टेकन फॉर दोज ईयर्स इट शोज अ कंपैरिजन। अब यहाँ पे कंपनी एक ही हो सकती है। अब 2024 की बात कर रहे हो, 2005 में किसी और कंपनी से थोड़ी कंपेयर करेंगे। अगर 2024 के डाटा को किसी और कंपनी से कंपेयर करना तो 2024 की डाटा में ही करेंगे। तो वहां पे टाइम लाइन कैसी होगी? टाइम एक ही होगा बेटा, 2024। ठीक है, और वहां पे क्या होगा? ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, ठीक है, एम लिमिटेड, जो भी है, ऐसा कुछ होगा। तो अगर एक टाइम की बात कर रहे हैं, जैसे अभी कोई मूवी रिलीज हुई, ठीक है, तो आज की डेट में 2 मूवी मान लो रिलीज हो रही है, तो उनको कंपेयर किया जा सकता है ना, क्योंकि वो सेम टाइम लाइन में है, सेम टाइम हॉरिजन में है। लेकिन अगर आज एक मूवी क्या कहते हैं, मान लो 100 करोड़ कमा लेती है तो उसको बोलते हैं हिट हो गई है। लेकिन पहले के टाइम पे अगर कोई 2 करोड़ भी कमा लेती थी, ठीक है, मुगले आजम और क्या कहते हैं शोले, बहुत पुरानी मूवीज़ हैं, तो क्या वो हिट नहीं थी? क्योंकि उस टाइम तो 100 करोड़ कोई अमाउंट ही नहीं होता था भाई। अब तो महंगाई हो गई तो 100 करोड़ कमाना आसान है। तो 2 चीज़ों को अलग अलग टाइम में हम कंपेयर नहीं कर सकते, 2 अलग अलग चीज़ों को एक ही टाइम में कंपेयर कर सकते हैं। और अगर हमें अलग अलग टाइम में ही कंपेयर करना तो एक ही चीज़ को कर सकते हैं। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पे एक ही कंपनी मान लो एम लिमिटेड है, ठीक है, एम लिमिटेड है, तो उसी को हम देख रहे हैं 2024 में कैसी, 2020 में कैसी थी, 2010 में कितना प्रॉफिट होता था, ये सारी चीज़ें। तो ये तो हो गया बेटा हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। अब जो उधर मैंने आपको लाइन खींच के दिखाई वहाँ पे वर्टिकल एनालिसिस, इट इज कॉल्ड स्टैटिक एनालिसिस। स्टैटिक देखो यहाँ पे लिखा डायनामिक एनालिसिस। डायनामिक का मतलब है चेंज होता रहे। तो देखो चेंज हो रहा है ना, 2005 है, 2010 है, टाइम चेंज हो रहा है। लेकिन स्टैटिक एनालिसिस जहाँ पे एक ही टाइम है, जो चेंज नहीं होता उसे बोलते हैं स्टैटिक। जो चेंज नहीं होता उसको बोलते हैं स्टैटिक। तो यहाँ पे एक ही साल की बात की जाएगी और अलग अलग कंपनीज की बात की जाएगी। क्योंकि अगर हम 2024 की बात करें तो खुद को खुद से कैसे कंपेयर करें? क्योंकि हमारे पास अपना एक ही डाटा होगा, और अगर खुद को खुद से कंपेयर करना, अपने ही 2 अलग अलग डाटा होने चाहिए, जो कि 2 अलग अलग टाइम पीरियड में ही हो सकते हैं। एक टाइम पीरियड में 2 डाटा तो नहीं हो सकते ना हमारे। 2024 में हमारी 5 करोड़ सेल थी, फिर 2024 में हमारी 10 करोड़ सेल थी। अरे कौन सा 2024 है? मल्टीवर्स खेल रहे हो क्या मार्वल का? ठीक है, चलो। तो दिस एनालिसिस मेड टू रिव्यू एंड एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ वन पर्टिकुलर ईयर। देखा मैंने कहा ना आपको, वन पर्टिकुलर ईयर ओनली। सच एनालिसिस इज यूजफुल इन कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ सेवरल कंपनीज। बहुत सारी कंपनीज, वाह वाह, आया समझ में? ऑफ द सेम टाइम, एक जैसी कंपनी होनी चाहिए भाई।
हलवाइयों को हलवाइयों से कंपेयर करोगे ना, मोची से कंपेयर थोड़ी कर सकते हो कि भाई उसने पता है जूता बनाया 5,000 रुपये का, इसने समोसा बेचा 500 रुपये का, तो दो अलग चीज़ें हैं, कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो सेम टाइप होना चाहिए, डिवीजन सेम होना चाहिए, या फिर डिपार्टमेंट सेम टाइप के, उनको कंपेयर किया जा सकता है। तो ये बेटा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एनालिसिस होता है, अलग अलग जो नाम है उनको याद रखो। अब बेटा मजा और आएगा, जुड़वा वाली फीलिंग आने वाली है। फोर्थ आता है फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ फर्म, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये तो अभी हम पढ़ के आए हैं, इंट्रा फर्म एनालिसिस और इंटर फर्म एनालिसिस, अब डिटेल में पढ़ना है पर। ठीक है, इंट्रा फर्म एनालिसिस और इंटर फर्म एनालिसिस। तो दिस एनालिसिस इज अ कंपैरिजन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज फॉर 2 और मोर अकाउंटिंग पीरियड। 2 या 2 से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड होने चाहिए, और कंपैरिजन है बेटा किसका, एन इंटरप्राइज, यानी एक ही इंटरप्राइज का, खुद का खुद से। ठीक है, इट इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन द ट्रेंड ऑफ डिफरेंट फाइनेंशियल वेरिएबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इट इज ऑल्सो नॉन एज टाइम सीरीज। सर एक मिनट सर, एक मिनट, टाइम सीरीज एनालिसिस, टाइम सीरीज एनालिसिस। ओ तो बेटा यही तो ओ कह रहा हूं मैं। देखो 2 या 2 से ज्यादा साल होने चाहिए और एक कंपनी के बारे में बात हो रही है, तो यहां पे यही तो हो रहा था कि भाई 2 या 2 से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड है, लेकिन कंपनी एक है जिसके बारे में बात हो रही है। ठीक, समझ में आया। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि भाई जो इंट्रा फर्म एनालिसिस है वही हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है। सर ऐसा कैसे हो सकता है? बेटा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ व्यू के बेसिस पे काम चल रहा है, यानी एक ही चीज है, उसको हम अगर फर्म के हिसाब से देखें तो इंट्रा फर्म और इंटर फर्म है, और अगर टाइम स्पेन के हिसाब से देखें वही चीज बेटा, उसको हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एनालिसिस में बांटते हैं। ठीक है, तो वही वाली बात समझ में आ गई, इसको ट्रेंड एनालिसिस भी बोल सकते हैं बेटा। फिर इंटर फर्म एनालिसिस, सर ये वर्टिकल होगा? हाँ बिल्कुल सही समझे, ये वर्टिकल एनालिसिस है। इंटर फर्म एनालिसिस खुद का दूसरों से कंपैरिजन, खुद का सेम टाइम में खुद का दूसरों से कंपैरिजन। तो दिस एनालिसिस इज अ कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 2 और मोर एंटरप्राइज, है ना, 2 या 2 से ज्यादा कंपनी होनी चाहिए, बताया था मैंने, फॉर अ सेम अकाउंटिंग पीरियड। ये देखो सेम अकाउंटिंग पीरियड, 2 और मोर एंटरप्राइज। इट इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज एज कंपेयर टू अदर कंपेटिटिव एंटरप्राइज ऑफ द सेम इंडस्ट्री। ठीक है, सेम टाइप सेम इंडस्ट्री। ठीक है, कंपटीशन है हमारा इनसे, और हम इनके हिसाब से अपनी पोजीशन देख रहे हैं कि हम इनसे कितना स्ट्रांग है कितना वीक है। ठीक है, चलो। इट इज ऑल्सो नॉन एज क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। क्या बोलते हैं बेटा इसको? क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस भी बोलते हैं। तो आई होप मजा तो आया होगा बेटा, ये लास्ट के 3rd और 4th पॉइंट पढ़ेगा तो बहुत मजा आया होगा। ठीक, अब लिमिटेशंस की बात करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का लिमिटेशंस क्या क्या होती है? तो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की लिमिटेशन पढ़ी और उसी का एनालिसिस कर रहे हैं, तो अब उसके एनालिसिस की लिमिटेशन पढ़ेंगे। तो बेटा दोनों में सिमिलैरिटी आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगी। ठीक है, क्या है बेटा सिमिलैरिटी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस डज नॉट कंसीडर प्राइस लेवल चेंजेस। आपको याद होगा, अगर आपने वो पिछला वन शॉट देखा है, तो वहां पे प्राइस लेवल चेंजेस को फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कंसीडर नहीं करता, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में भी प्राइस लेवल चेंजेस को कंसीडर नहीं किया जा रहा है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में बी मिसलीडिंग विदाउट द नॉलेज ऑफ द चेंजेस इन अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉलोड बाय अ फर्म। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस मिसलीडिंग हो सकता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या है बेटा? समझ ही तो है कि हमने क्रिटिकली इवेल्युएट करके समझा, तो वो समझ जो है वो बेटा मिसलीड कर सकती है आपको। यानी कहने का मतलब ये है कि जो आपने समझा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करके, वो हो सकता है गलत हो। कब? विदाउट द नॉलेज ऑफ द चेंजेस इन द अकाउंटिंग प्रोसीजर। कि अगर हमने कोई मेथड चेंज कर दिया, पहले स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करते थे, अब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज करते हैं, अगर हमने वो मेथड चेंज कर दिया और इसके बारे में हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में उस बात को ध्यान ही नहीं दिया, तो हमें तो एकदम से लगेगा यार अब तो प्रॉफिट ज़्यादा हो गया, पहले स्ट्रेट लाइन मेथड लगता था, अब तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड लग रहा है, अब तो प्रॉफिट ज़्यादा हो गया। तो हमें उस बात पर ध्यान देना पड़ेगा कि अकाउंटिंग प्रोसीजर, जिस तरह से अकाउंटिंग हो रही है, मेथड्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं, और उस चेंजेस की वजह से प्रॉफिट आ रहा है। एक्चुअल में वो प्रॉफिट हमारे ऑपरेशनल एफिशिएंसी को नहीं दर्शाता, हमने अकाउंटिंग करने का तरीका बदल दिया, इसलिए हमें प्रॉफिट लग रहा है।
अकाउंटिंग करने का तरीका बदला है, बिजनेस वैसे ही चल रहा है, बिजनेस जो प्रॉफिट था या जो लॉस था वो उतना का उतना ही है। मेथड चेंज कर दोगे तो भाई आपको प्रॉफिट कम ज़्यादा लगने लगेगा। तो बेटा उस आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या कर रही है, आपको मिसलीड कर रही है, क्योंकि आपने अकाउंटिंग प्रोसीजर जो चेंज हुआ है उस पर ध्यान नहीं दिया है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जस्ट अ स्टडी ऑफ इंटरिम रिपोर्ट्स। अब देखो जो अलग अलग रिपोर्ट्स बनती हैं उनको सच मान करके हम काम करते हैं ना, तो अब मान लो उसी में ही प्रॉब्लम है जिसके ऊपर हमारी जो एनालिसिस बेस्ड है वो चीज़ में ही प्रॉब्लम है, तो फिर तो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ उसकी स्टडी ही तो है। अगर उसकी लिमिटेशन, जो भी रिपोर्ट्स हमें मिल रही हैं जिसमें फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, अगर उसकी ही इन्फॉर्मेशन की लिमिटेशंस हैं तो ऑटोमेटिकली हम उन लिमिटेशन को ही स्टडी कर रहे हैं, मतलब सॉरी, हम उन चीज़ों को उसकी लिमिटेशन के साथ ही स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कहाँ से परफेक्ट हो सकती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस? नहीं हो सकती है ना। चलो फिर बात करते हैं मॉनेटरी इंफॉर्मेशन अलोन इज कंसीडर्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल एनालिसिस व्हाइल नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट आर इग्नोर्ड। तो बेटा यही पॉइंट हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी पढ़ा था, जहाँ पे बताया गया था क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को इग्नोर किया जाता है, और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ही तो नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट है। तो यहाँ पे भी यही बात लिखी है कि सिर्फ मॉनेटरी जो एस्पेक्ट है, मॉनेटरी जो चीज़ें उन्हीं इन्फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं कंसीडर करते हैं, हम इग्नोर कर देते हैं जो हमारी नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट्स हैं। लास्ट आता है द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ गोइंग कंसेप्ट, ऑन गोइंग कंसेप्ट। ठीक है, एज सच इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द करंट पोजिशन। अब देखो क्या है कि आपने अपने 11th क्लास में अगर सही से पढ़ा होगा तो आपको प्रूडेंस कंसेप्ट समझ में आया होगा। प्रूडेंस कंसेप्ट बोलता है कि फ्यूचर में दिखने वाले जो लॉसेज हैं, एक्सपेंसेस, उनको आज ही रिकॉर्ड करोगे। फ्यूचर में जो होंगे, अभी हुए नहीं है तो आज ही हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। क्यों हम फ्यूचर में जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसको रिकॉर्ड करें? क्योंकि हम बिलीव करते हैं ऑन गोइंग कंसेप्ट में। किस में बिलीव करते हैं बेटा? ऑन गोइंग कंसेप्ट में, कि हमारा बिजनेस तो चलता ही रहेगा। दिस इज कॉल्ड ऑन गोइंग कंसेप्ट, जिसको हम गोइंग कंसर्न भी बोलते हैं। और जब चलता ही रहेगा तो फ्यूचर में भी पहुंच ही जाएंगे। और अगर 5 साल बाद अगर हमें दिख रहा लॉस है तो 5 साल बाद तो हम जिएंगे ही ना, हमारा बिजनेस सर्वाइव करेगा ही ना, तो वो लॉस तो होगा, तो आज ही कंसिडर कर लिया। अब इस चक्कर में, इस थियोरी की वजह से, इस कंसेप्ट की वजह से आज हमने जो रिकॉर्ड कर लिया जो 5 साल बाद होना है, तो क्या हम करंट पोजीशन सही से दिखा पा रहे हैं? क्या हम करंट पोजीशन सही से दिखा पा रहे हैं? नहीं जी, बिल्कुल नहीं दिखा पा रहे। तो बेटा ये भी छलावा हो रहा है हमारे साथ। अब बात करते हैं पार्टीज इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। बेसिकली वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो थे, वही फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का जो यूजर थे ये वही लोग हैं। तो कौन कौन से लोग हैं? फाइनेंशियल मैनेजर है, ट्रेड क्रेडिटर, इन्वेस्टर हैं, गवर्नमेंट है, कस्टमर्स है, रिसर्चर्स हैं, मैनेजमेंट है, बैंकर, लेंडर और लेबर यूनियन है, रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, टैक्स अथॉरिटीज़ हैं और अदर पार्टीज़ हैं। ठीक है सर, ऐसे ही पढ़ाओगे बेटा? वो चीज़ हम पहले कवर कर चुके हैं। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी चैप्टर में, यानी इससे पिछले चैप्टर में। स्टिल थोड़ा सा बता देता हूँ। मैनेजर, फाइनेंशियल मैनेजर फाइनेंस को भाई हैंडल कर रहे हैं। मैनेजमेंट की बात करें, बेसिकली ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं। फाइनेंस का जो मैनेजर होता है बेटा, फाइनेंस मैनेजर, वो क्या करता है? वो पैसा कहाँ से आना चाहिए, कितना आना चाहिए, कितनी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना, और पैसा कहाँ जा रहा है उसको कंट्रोल करना कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ना जाए। ठीक है, तो फाइनेंशियल मैनेजर का यही काम होता है। तो इसलिए भाई इसको तो सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए ही चाहिए। फिर इसके बाद मैनेजमेंट की बात करें तो ओवरऑल मैनेजर्स की बात हो रही है यहाँ पे, कि किस तरह से पूरी जो बिजनेस है वो ऑपरेट करेगा, तो उसके लिए भी हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ज़रूरत होती है, उसके एनालिसिस की ज़रूरत होती है। बैंकर, लेंडर, ये भी लोग वही देखते हैं कि स्टेबिलिटी है नहीं है, लेबर यूनियन देखती है, रेगुलेटरी बॉडीज़, टैक्स अथॉरिटीज़, इनकम टैक्स वगैरह कैलकुलेट करना होता है, ये सारी चीज़ें, कस्टमर, गवर्नमेंट, सारे लोग, इन्वेस्टर, शार्क टैंक वाले तो देखा ही ना, वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये लोग हैं, इनका नाम ध्यान रख लो। ठीक है, MCQs में पूछा जा सकता है, बाकी कोई ऐसे टेंशन वाली बात नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। कि भाई आपने देख लिया टाइप क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का, क्या होता है, लिमिटेशंस क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स और इंपॉर्टेंस क्या हैं, लेकिन ये करेंगे कैसे? क्या कोई टूल है हमारे पास? तो हाँ जी बिल्कुल है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, कॉमन साइज स्टेटमेंट है, रेशियो एनालिसिस है और कैश फ्लो स्टेटमेंट है। अब बेटा इस चैप्टर के अंदर तो ये यहीं पे कवर हो गया, और ये जो दो हैं ये बेटा हमारे नेक्स्ट अपकमिंग चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर्स है ना। तो ये दोनों चीज़ें तो आज ही हम मतलब इसी क्लास में पढ़ लेंगे, और ये एक और अलग से चैप्टर और ये अलग से चैप्टर है आपका, है ना। चलो, तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या होती है?
ये क्या है, इज एन आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट ऑफ 2 और मोर ईयर्स। तो 2 या 2 से ज़्यादा साल का हमें डाटा मिलता है यहाँ पे, ठीक। इन सच अ मैनर विच हेल्प्स टू असेस द वीक एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट। इसकी वजह से हम क्या कर पाते हैं बेटा, वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट को असेस कर पाते हैं, माप सकते हैं, डिटरमाइन कर पाते हैं। इट मे रिलेट टू डिफरेंट पीरियड, ये अलग अलग पीरियड से रिलेट कर सकता है। और जब अलग अलग पीरियड से रिलेट करता है, यानी हम किसकी बात करें बेटा, इंट्रा फर्म कंपैरिजन की बात करें, जो भी हम पढ़ के आए हैं। या फिर ये डिफरेंट फर्म यानी डिफरेंट कंपनीज से बिलोंग कर सकता है। इसका मतलब क्या कि ये इंटर फर्म कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस ऑल्सो नोन एज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, को हम हॉरिजॉन्टल एनालिसिस बोलते हैं। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट हॉरिजॉन्टल एनालिसिस पेपर में आता है, बहुत बार आया है बेटा, ओके। अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट एग्जिबिट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो ये 3 चीज़ें होती हैं जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स के अंदर होती हैं, ठीक है। वैसे पढ़ लो या फिर सीधे वहीं पे देखोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पढ़ोगे तो क्या समझ में आएगा, एब्सोल्यूट फिगर होते हैं सर, क्या होते हैं बेटा, वहीं पढ़ोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। चेंज, एब्सोल्यूट फिगर के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो देखेंगे और उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे चेंजेस को, तो परसेंटेज चेंजेस आएंगे। तो ये 3 चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। अब कंपैरेटिव स्टेटमेंट के ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, तो ये क्या किस लिए होता है बेटा, तो ये नेचर ऑफ चेंज की बात कर रहा है, जो इन्फ्लुएंस कर रहा है हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को। हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को प्रभावित करने वाले जो परिवर्तन हैं उनके बारे में बात हो रही है, ठीक है। कुछ भी चेंजेस आते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो देखते हैं, उनका नेचर देखते हैं। टू नो द वीकनेस एंड साउंडनेस, कि भाई कहाँ हम वीक है, कहाँ पे हम ठीक है, ठीक है। अबाउट लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड सॉल्वेंसी, ये सारी चीज़ों को देखा जाता है। और इससे हम फोरकास्ट करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि भाई आगे कैसे क्या काम करना है। टाइप्स की बात करें, सिंपल सी बात है भाई, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, इसके आगे बस कंपैरेटिव लिखना है। तो क्या होगा बेटा, कंपैरेटिव एसपीएल होगा, कंपैरेटिव बैलेंस शीट हो गया। ये 2 तरह के आपके कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स हैं, ठीक। अब कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की अगर हम बात करें, क्या है ये, तो इट शोज द ऑपरेटिंग रिजल्ट यानी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस 2 और मोर अकाउंटिंग ईयर का शो करता है, सो दैट द चेंजेस इन द एब्सोल्यूट अमाउंट एंड परसेंटेज मे बी नॉन। तो बेटा कंपैरेटिव जहाँ पे आ रही है ना बात, कंपैरेटिव स्टेटमेंट की जहाँ तक बात हो रही है, तो वहाँ पे एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज को देखा जाता है। तो यहाँ पे भी हम वही पढ़ने वाले हैं। शक्ल देख लो बेटा इसकी, देखो बेटा, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस अगर चैप्टर देखा है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि बेटा अगर इस लाइन से इधर की बात, क्या हो गया ये, अगर हम इस लाइन से इधर की बात करें तो बेटा ये नॉर्मल सा फॉर्मेट है जो एसपीएल का होता है। हमें देखना है, ये देखो 4 अलग अलग कॉलम है, मेन फोकस यहाँ होगा। फॉर्मेट सेम है जैसा था, सेम फॉर्मेट। यहाँ पे आपको देखना है प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, ये 2 डाटा आपको क्वेश्चन में भी गिवन होंगे, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक, क्वेश्चन में गिवन होगा। आगे का काम आपको करना है, इन दोनों से आपको एब्सोल्यूट चेंज निकालना है। सर एब्सोल्यूट वर्ड का मतलब नहीं पता क्या होता है, तो एक बार बता दो एब्सोल्यूट का मतलब है क्या। एब्सोल्यूट का मतलब सटीक, बिल्कुल वैसा जैसा है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि भाई आपका टेस्ट हुआ 10 मार्क्स का, तो आपके उसमें 3 मार्क्स आए हैं, ठीक है। और मैं अगर बोलूँ कि आपका 100 मार्क का पेपर हुआ, आपके 30 मार्क्स आए हैं, तो ये एब्सोल्यूट अमाउंट है। लेकिन अगर इसको हम परसेंटेज में देखेंगे तो पहले बच्चे के जिसने 10 नंबर का टेस्ट दिया उसके 3 नंबर हैं, उसके भी 30% है। और दूसरे बच्चे का जिसने 100 नंबर का पेपर दिया उसके 30 मार्क यानी उसके भी 30% है। तो परसेंटेज वाइज सेम हो सकते हैं, वो एक रिलेटिव टर्म है। लेकिन एब्सोल्यूट का मतलब जो एज इट इज़ है वैसा का वैसा। अगर मैं दोनों बच्चे बोलेंगे मेरे 30% मार्क्स हैं, तो हम जज नहीं कर सकते ना कि किसका पेपर 100 नंबर का था और किसका 10 नंबर का था, ठीक है। लेकिन अगर कोई एब्सोल्यूट बताएगा कि भाई मेरा 10 नंबर का पेपर तो उसमें से 3 आए हैं, और कोई बच्चा बोलेगा मेरा 100 नंबर का पेपर था उसमें 30 आए हैं, तब हमें एक्चुअल पता चलेगा कि है क्या। तो जो रियलिटी है वो एब्सोल्यूट, जो रियल नंबर है वो एब्सोल्यूट चेंज है। तो फॉर एग्जांपल कि आपको यहाँ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, आपकी नेट सेल दे रखी है यानी, ठीक है, 1 लाख रुपए प्रीवियस ईयर पिछले साल की थी, इस साल 1.5 लाख हो गया। तो एब्सोल्यूट चेंज क्या है बेटा, इन दोनों को माइनस कर दो, है ना, माइनस करो, क्या आ रहा है बेटा 50,000 आ रहा है, ये है एब्सोल्यूट चेंज, ठीक है। अब देखो एब्सोल्यूट चेंज निकालते ऐसे ही हैं। अब अदर इनकम देखो तो दो डेट मतलब हमें
नंबर दे रखा है, उन दोनों को माइनस करके यहाँ लिखना है, बस सिंपल है। ऐसे बेटा सारा यहाँ पे भी कुछ दे रखा है, इन दोनों को माइनस करना है और यहाँ लिखना है, सब में ऐसे ही करना है। सर परसेंटेज चेंज, तो बेटा सिंपल, परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर अमाउंट। एब्सोल्यूट चेंज क्या है बेटा, यहाँ पे 50,000 है तो यहाँ पे हमने 50,000 लिखा, अच्छा इंटू में 100 भी कर देना। और प्रीवियस ईयर क्या है बेटा, प्रीवियस ईयर 1 लाख है तो 1 लाख से डिवाइड कर दो, इंटू में 100 क्या आ रहा है बेटा, 50% आ रहा है, तो यहाँ पे हम 50% लिखेंगे। तो बेटा ये जो है ना, ये वाला जो आपको बताया है, ये आपको याद रखना है फॉर्मूला पूरी की पूरी कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स के लिए, चाहे वो बैलेंस शीट हो चाहे वो एसपीएल हो, यही याद रखना है। परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर अमाउंट, जैसा कि यहाँ पे लिखा है। अब फॉर एग्जांपल आपकी जो फाइनेंस कॉस्ट है वो यहाँ पे लिखी है, फाइनेंस कॉस्ट प्रीवियस ईयर में आई है, प्रीवियस ईयर में 60,000 और नेक्स्ट ईयर में क्या आई है बेटा, नेक्स्ट ईयर में मान लो आई है 75,000। तो बेटा इन दोनों को माइनस करोगे पहले तो, और जो करोगे वहाँ लिख दोगे, तो क्या आ रहा है बेटा 15,000 आ रहा है। और अब ये 15,000 को आप इससे डिवाइड कर दोगे तो क्या है बेटा, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर अमाउंट इनटू में 100, ठीक है। तो क्या आ गया 15 4 ज़ा 4 25, तो क्या आ रहा है 25 आ रहा है, तो यहाँ पे लिखो 25%। तो बेटा चाहे कोई भी डाटा आपको दिया हो उसके साथ यही करना है, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर अमाउंट। पहले दोनों को माइनस करेंगे, एब्सोल्यूट चेंज मिलेगा, एब्सोल्यूट चेंज को डिवाइड करेंगे प्रीवियस ईयर से, आपको परसेंटेज मिल जाएगी, ठीक है। तो ये इतना सिंपल है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट वाकई में बहुत सिंपल है। अब बात करते हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट की। मैंने बोला ना फॉर्मूला सेम लगेगा, टेंशन बिल्कुल भी मत लो। तो देखो बेटा क्या है ये, इट एनालाइजेस द ईच आइटम, इट एनालाइजेस द ईच आइटम ऑफ असेट, इक्विटी एंड लायबिलिटी फॉर 2 or more अकाउंटिंग पीरियड सो दैट द चेंज इन द एब्सोल्यूट अमाउंट एंड परसेंटेज में बी नॉन। तो मैंने बोला ना कंपैरेटिव स्टेटमेंट करी एक काम रही है, एक काम कर रही है, एब्सोल्यूट चेंज निकालना, परसेंटेज चेंज निकालना, एब्सोल्यूट चेंज निकालना, परसेंटेज चेंज निकालना, और कुछ नहीं, ठीक है। अब देखो कैसी होती है, सर काफ़ी बड़ी नहीं है ये, चलो इसको जूम करके दिखाते हैं, टेंशन की बात है ही नहीं कोई, कॉमन साइज आ गई, अच्छा ये। अब देखो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ बेटा, कोई भी अंतर नहीं है, बैलेंस शीट जैसी दिखती थी वैसी ही दिखती है। इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड देख लो बेटा आप, यहाँ पे आप देख लो बेटा असेट साइड। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे फिक्स्ड असेट नहीं आएगी, अब यहाँ पे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल असेट आएगा, ठीक है। ये बैलेंस शीट अपडेट नहीं हुई, कोई बात नहीं, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता रखा है। तो बेटा ये है, समझ में आ रही है बात, ये वही बैलेंस शीट है जो आपने पहले देखी है। अब बेटा वही कॉलम है, प्रीवियस ईयर का कॉलम दिख रहा है आपको, करंट ईयर का कॉलम दिख रहा है, जो आपको क्वेश्चन में दोनों डाटा दिए होंगे, उससे आपको एब्सोल्यूट चेंज निकालना है, उससे आपको परसेंटेज चेंज निकालना है, और वो आपको मैंने अभी सिखाया, बिल्कुल वैसे ही निकालना है जैसे एसपीएल के लिए निकाला था। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे ट्रेड पेबल दिए हैं बेटा 50,000 रुपये के, और बेटा करंट ईयर में वो 60,000 के हो गए। क्या करना है बेटा, दोनों को माइनस करो, क्या आ गया बेटा 10,000 आ गया। अब इसकी परसेंटेज निकालनी है बेटा, परसेंटेज निकालने के लिए इसको 10,000 जो एब्सोल्यूट चेंज है, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर अमाउंट 50,000 इंटू में 100, क्या आ रहा है बेटा 20% आ रहा है, तो यहाँ पे 20% लिखना है, ठीक है। तो वही फंडा है बेटा, चाहे हम एसपीएल की बात कर लें चाहे हम बैलेंस शीट की बात कर लें, अगर हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना रहे हैं इन दोनों की, तो ऐसे सिचुएशन में आप बस यही करोगे, परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर अमाउंट इनटू में 100। ये फॉर्मूला याद रखना है बेटा आपको, ठीक है। अब कॉमन साइज स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्या होता है कॉमन साइज स्टेटमेंट? अब ये देखो, अगर बहुत पर्सनली मैं बताऊं आपको तो मुश्किल तो ये भी नहीं है,
लेकिन हाँ कंपैरेटिव जितनी आसान है उतना थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा एफर्ट करवाती है ये स्टेटमेंट, ठीक है, वो ध्यान से सुनना। These are the statement in which amounts of individual item of balance sheet and income statement for 2 or more years are written। तो ये बात तो कंपैरेटिव में भी थी कि बैलेंस शीट की बात कर लो चाहे इनकम स्टेटमेंट की बात कर लो, 2 या 2 से ज़्यादा साल के लिए आपको क्या दिए होते हैं बेटा, आपको डाटा दिया होता है। These items are further converted into percentage। अब बेटा यहाँ पे हमें इन आइटम्स को ही परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, हमें यहाँ पे एब्सोल्यूट चेंज निकाल के एब्सोल्यूट चेंज को परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं करना। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें इन डाटा को ही, इस इंफॉर्मेशन को ही, इन आइटम्स को ही क्या करना है बेटा, कन्वर्ट करना इनटू परसेंटेज टू अ कॉमन बेस। मेन गेम बेटा ये कॉमन बेस है कि एक चीज को बेस बनाकर सबको परसेंटेज में कन्वर्ट करना। अब ये कॉमन बेस क्या है, ठीक है, सब समझ में आ जाएगा। तो कंपैरिजन कैन बी इजीली मेड विद द परसेंटेज so calculated with the corresponding percentage in other periods and meaningful conclusions can be drawn। common size analysis also known as vertical analysis। तो बेटा comparative क्या है, horizontal है, और common size को हम vertical analysis की कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है। अब बेटा कॉमन साइज स्टेटमेंट का थोड़ा सा एक लॉजिक दूं मैं आपको, जो आपके दिमाग में बसे, आपको लगे कि हाँ यार फालतू की चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं, हम हमारे जीवन में काम आएगी। तो बेटा देखो सिंपल सी बात है कि हल्दीराम कंपनी का एग्जांपल मैं बहुत बार लेता हूँ और यहाँ पे भी मैं लूँगा कि भाई हल्दीराम की नमकीन वर्ल्ड वाइड बिकती है, इतनी बड़ी कंपनी है वो, ठीक है। और किसी ने भाई इंस्पायर होकर सोचा मैं भी नमकीन बेचूंगा बना करके, और हल्दीराम का बहुत बड़ा क्या कहते हैं वहाँ आउटलेट था, उसके साइड पे ही उसने अपनी छोटी सी दुकान खोल ली, ठीक है। वो भी अच्छी नमकीन बनाता था, लेकिन ज़्यादा नमकीन किसकी बिकेगी, ये बात आप भी जानते हैं, किसकी बिकेगी बेटा, हल्दीराम की। अब हल्दीराम ने क्या करा बेटा, 5 लाख करोड़ रुपए की नमकीन बेची एक साल के अंदर पूरे दुनिया में, 5 लाख करोड़ रुपए की नमकीन बेची। और वो जो नमकीन थी उसकी कॉस्ट थी बेटा 4 लाख करोड़, यानी 1 लाख रुपए का फायदा, 1 लाख करोड़ रुपए का फायदा, ठीक है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो बेटा प्रॉफिट क्या हुआ, 20% ऑन सेल हुआ, 20% ऑन सेल हुआ। अब बेटा जो हमारा ये छोटी दुकान वाला भाई था जिसने नमकीन की दुकान खोली थी, उसने पूरे महीने के अंदर 10,000 रुपए की नमकीन बेची। सर ये तो दूर दूर तक भटक नहीं पा रहा, कंपटीशन तो दे ही नहीं सकता, कंपटीशन दे भी नहीं रहा, हमें इन दोनों बिजनेस को कंपेयर करना है कि कौन ज़्यादा बेहतर है। तो उसने 10,000 रुपए की नमकीन बेची पूरे महीने में, और वो जो नमकीन थी वो बेटा उसकी कॉस्ट जो उसको आई थी वो आई थी 7,000 रुपये, तो उसको बेटा क्या 3,000 रुपये का महीने का फ़ायदा हुआ, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, सोचो, मतलब ऐसे लाइव तो नहीं है ये, आप क्या कहते हैं इसको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख रहे हो, लेकिन आप खुद सोचो कि हल्दीराम ज़्यादा बेहतर बिजनेस कर रहा है या वो छोटी दुकान वाला। 3, 2, 1 अब मैं बताता हूँ बेटा, वो छोटी दुकान वाला अच्छा बिजनेस कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर उसके प्रॉफिट को देखें तो 30% ऑन सेल है उसका प्रॉफिट, और हल्दीराम कंपनी क्या कर रही है बेटा 20% ऑन सेल। तो हमने क्या करा, हमने इन दोनों का एब्सोल्यूट फिगर नहीं देखा, हमने 2 अलग अलग कंपनी को कंपेयर किया और हमने उन्हीं के डाटा को कन्वर्ट किया परसेंटेज में, और अब देखा कि इन दोनों की परसेंटेज को कंपेयर किया। परसेंटेज को कंपेयर देखो, जो 1 लाख करोड़ रुपए 2 लाख करोड़ रुपए के हिसाब से कर रहा है, परसेंटेज में कन्वर्ट होते ही वो भी आउट ऑफ 100 हो जाएगा, और जो 10,000 5,000 20,000 ये हज़ारों में अपना क्या कहते हैं बिजनेस कर रहा है, उसके भी डाटा को हम 100 में ही कन्वर्ट करेंगे। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने का सिंपल सीधा मतलब क्या है कि सबको एक बराबर ले आना, कि जो भी हम इंफॉर्मेशन देंगे वो आउट ऑफ 100 होगी। इसी को बोलते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट, इसी फंडे का यूज करके कॉमन साइज स्टेटमेंट बनी है, ठीक है। चलो, तो इसमें क्या होता है बेटा, इसमें एब्सोल्यूट फिगर होते हैं जो आपको क्वेश्चन में दिए होते हैं प्रीवियस ईयर करंट ईयर के, और उनको हमें चेंज नहीं करना, उनके बीच का चेंज और उनको परसेंटेज चेंज में कन्वर्ट नहीं करना होता, हमें उन डाटा को ही, इसी डाटा को, एब्सोल्यूट डाटा को ही हमें चेंज करना परसेंटेज के अंदर। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, टू प्रेजेंट द चेंज इन वेरियस आइटम्स ऑफ asset and liabilities in relation to टोटल ऑफ द बैलेंस शीट, ठीक है। कि भाई जो बैलेंस शीट का टोटल है उसके बेसिस पे कन्वर्ट करेंगे हम। ये बातें बेटा ऐसे पढ़ करके मज़ा नहीं आता, मैं सही बताऊं तो जब आप अभी करोगे ना साथ में
बैलेंस शीट दिखाऊंगा मैं आपको कैसे करना है, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, टू प्रेजेंट द चेंजेस इन वेरियस आइटम्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन रिलेशन टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो बेटा ये जो कॉमन बेस की बात कर रहे थे बता दिया, बैलेंस शीट में बैलेंस शीट का जो टोटल है यही है कॉमन बेस, इसी के बेसिस पे हमें कन्वर्ट करना है सारे के सारे बैलेंस शीट के डाटा को परसेंटेज में। और यहाँ पर एसपीएल के लिए भी बता दिया कि जो कॉमन बेस है वो क्या है बेटा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कि जितना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो कॉमन बेस होगा बेटा एसपीएल के लिए, कॉमन साइज एसपीएल के लिए। ठीक है, कॉमन बेस। ठीक है, तो जब भी हमें किसी चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं बेटा, उसको कुछ किसी चीज से डिवाइड करते हैं। जैसे आपका जो टोटल मार्क्स है पेपर के वो मान लो 100 है, 100 में से आप कितना स्कोर करो, मान लो 80 स्कोर किया, तो आप परसेंटेज कैसे निकालो, 80 डिवाइडेड बाय 100 इंटू में 100। तो जो आपने नीचे डिवाइड किया 100 से वो क्या था बेटा, बेस था। तो यहाँ पे कॉमन बेस क्या है बेटा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एसपीएल के लिए, और बैलेंस शीट का टोटल बैलेंस शीट के लिए। ठीक है, चलो अब आता है तीसरा पॉइंट, टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप ऑफ द डिफरेंट आइटम ऑफ बैलेंस शीट विद टोटल असेट और लायबिलिटी। अब टोटल असेट बोलो चाहे टोटल लायबिलिटी बोलो, दोनों एक ही अमाउंट होते हैं बेटा, ये दोनों साइड बराबर आती हैं, सो दैट द इंपॉर्टेंट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। ठीक है भाई, और कॉमन बेस फॉर कंपैरिजन, हमें एक कॉमन बेस भी देना होता है कि इस बेसिस पे हम कंपैरिजन करना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं सही बताऊँ फालतू की बातें लगती हैं, अभी प्रैक्टिकली करके देखने में मजा आएगा, है ना। टाइप ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट, तो कॉमन साइज एसपीएल और कॉमन साइज बैलेंस शीट, बस उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आगे कॉमन साइज लगाना है। पहले कंपैरेटिव लगा दिया था तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना दी थी, है ना, बढ़िया। चलो अब बेटा कॉमन साइज एसपीएल के बारे में अगर हम बात करें तो वही वाली बात हो रही है, फिर से बताएंगे कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो हमारी जो नेट सेल होती है उसको हम 100 मानेंगे। 100 मानने का मतलब क्या, कॉमन बेस मानेंगे, और उसी के बेसिस पर हम परसेंटेज में चेंज करेंगे। ठीक है, बस यही बात बोली है। तो देखो कैसे होता है, अब ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे मैंने फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि जो ऐसा कुछ नहीं है कि आपका जो फॉर्मेट है वो चेंज हो गया। इस साइड को देखो सब सेम है, सेम है बेटा, सेम जो आपने फॉर्मेट पढ़ा हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। जो कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट है बेटा वो सारा ना खेल किसका बेटा, इन कॉलम्स का है, और ये दो तो आपको ऑलरेडी दिए ही होते हैं, तो आपको सिर्फ ये 2 कॉलम अपनी तरफ से बनाने, तभी तो मैं कह रहा हूँ फ्री के मार्क्स हैं ये। तो बेटा ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है सारा का सारा। अब मेन हीरो कौन है बेटा, यहाँ पे मेन हीरो है ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अगर हम एसपीएल की बात करें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हीरो है, कि भाई प्रीवियस ईयर में मान लो 1 लाख रुपए की सेल हुई थी और यहाँ पे 1.5 लाख की हुई है करंट ईयर में। ठीक है, अब बेटा इसको हटाओ, बाकी जितना भी आपको डाटा दिखाई दे रहा है उसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए एक ही फॉर्मूला है। ठीक है, आइटम जो भी आपको परसेंटेज में चेंज करनी है, डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू में 100। ठीक है, तो अगर हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्रीवियस ईयर का ले रहे हैं तो प्रीवियस ईयर के डाटा को प्रीवियस ईयर के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बेसिस पे ही परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, यानी ये वाली चीजें यहाँ जाएंगी और ये वाली चीजें यहाँ जाएंगी। तो सर क्या इसको चेंज नहीं करना, हाँ बेटा इसको भी करना है। तो कौन सी आइटम को चेंज कर रहे हो बेटा आप परसेंटेज में, सर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को लिख दो बेटा ऊपर। डिवाइड किससे करना है, सर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से ही डिवाइड करना है। कौन सा, ये वाला या ये वाला, तो जो आइटम हमने प्रीवियस ईयर के लिए है तो प्रीवियस ईयर का ही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ पे होगा इनटू में 100। तो बेटा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो हमेशा हमेशा 100% आएगा, क्योंकि उसको उससे ही डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेटा 1 लाख बन जा 1 लाख और बचा क्या 100, तो 100%। ऐसे ही बेटा अब करंट ईयर के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को करो तो 1,50,000 जिस आइटम को हमें परसेंटेज में चेंज करना है, डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कौन से साल का, उसी साल का जिस साल की आइटम है, तो बेटा 1,50,000 इंटू में 100, तो बेटा ये भी 100% आएगा। और ये हमेशा हर क्वेश्चन का खेल है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो है एसपीएल में, कॉमन साइज एसपीएल में वो 100% ही आएंगे। लेकिन बाकी चीज़ों को देखो, जैसे हमने फाइनेंस कॉस्ट अभी देखा था ना, फाइनेंस कॉस्ट मान लो हमारी क्या है 60,000 है, यहाँ पे 75,000। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ाते वक्त भी मैंने आपको यही एग्जांपल दिया था। अब देखो कितना फर्क आता है कि तब हम क्या कर रहे थे, इन दोनों को माइनस करके 15,000 लिख रहे थे, लेकिन हमें एब्सोल्यूट चेंज चाहिए ही नहीं भाई। हमें एब्सोल्यूट चेंज को फिर परसेंटेज में भी कन्वर्ट नहीं करना, हमें इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो बेटा कैसे करेंगे, 60,000 डिवाइडेड बाय, यानी हमने आइटम ली, आइटम डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ दैट ईयर 1 लाख इंटू में 100,
क्या आ रहा है बेटा 60% आ रहा है, लिख दो 60%। ऐसे ही बेटा आप इसको करेंगे तो 75,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000 इंटू में 100, ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो गए, 15 टू ज़ा 75 टू ज़ा 150 और 2 से इसको कैंसिल, बेटा 50% आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा 50% आ रहा है। तो अगर कंपैरिजन करना है कॉमन साइज बेसिस पे तो हम ये देख पाएंगे कि भाई कि पिछले साल 10% कम फाइनेंस कॉस्ट थी, इस साल 10% इस साल 10% कम फाइनेंस कॉस्ट है, पिछले साल ज़्यादा थी। आ रही है बात समझ में? तो ऐसे कोई भी आइटम को आप कर सकते हो। फिर आता है बेटा कॉमन साइज बैलेंस शीट। अब यहाँ पे जैसे पिछले कॉमन साइज एसपीएल की बात कर रहे थे तो वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, हम रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का यूज़ कर रहे थे, उसको कॉमन बेस की तरह ट्रीट कर रहे थे। ऐसे ही बेटा जो आपकी असेट और लाइबिलिटी है उसकी कोई भी आइटम हो उसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो किस रिलेशन में आप चेक करोगे बेटा, टोटल ऑफ असेट एंड लाइबिलिटी, टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटी या फिर असेट। क्योंकि असेट साइड बैलेंस शीट क्या है बेटा, बैलेंस शीट में असेट का टोटल और लाइबिलिटी का टोटल इक्वल होता है, तो आप कोई भी अमाउंट ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो कैसे करेंगे बेटा, देखो जरा। अब बेटा जूम करके क्या दिखाना है, ये वही सेम आपका यहाँ पे है। ठीक है, चलो जूम करके दिखाते हैं, आप नाराज हो जाओगे। और हम हेल्प लेते हैं नोट 3 की, है ना, ये हमारी मदद करेगा लिखने में। देखो भाई, तो यहाँ पे पहले तो कॉलम पे नजर डालो बेटा, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज, सॉरी एब्सोल्यूट अमाउंट और परसेंटेज अमाउंट। ठीक है, प्रीवियस ईयर करंट ईयर क्वेश्चन में गिवन होंगे दोनों, और इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, इसको भी परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। प्रीवियस ईयर का करंट ईयर से कोई लेना देना नहीं है कॉमन साइज स्टेटमेंट्स के अंदर, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। तो बेटा ये क्या है, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड है, तो इसका टोटल बेटा यहाँ और यहाँ आ रहा होगा। ठीक है, सेम अगर हम बात करते हैं असेट साइड पे तो बेटा ये रही असेट साइड, और असेट साइड का टोटल बेटा यहाँ और यहाँ आ रहा होगा, और बेटा ये टोटल और ये टोटल सेम ही तो होगा। अरे भाई तुम जाओ, ठीक है, ये दोनों टोटल सेम ही तो होंगे, तो चाहे इसको लो चाहे इसको लो, अगर यहाँ पे 5 लाख आ रहा है तो यहाँ पे भी 5 लाख आएगा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है बेटा 5 लाख टोटल है, यहाँ पे क्या है बेटा मान लो 8 लाख टोटल है। तो अब बेटा यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे जो फॉर्मूला बनाना है वो ये है कि कोई भी आइटम जिसको आपको कन्वर्ट करना परसेंटेज में, डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ बैलेंस शीट। तो बेटा ना मैं ये बोल रहा हूँ कि इक्विटी का टोटल, ना मैं एसेट का, मैं बोल रहा हूँ टोटल ऑफ बैलेंस शीट, चाहे ये ले लो चाहे नीचे जो लिखा है वो ले लो। ठीक है, इनटू में 100। अब बस ये ध्यान रखना है कि आइटम अगर प्रीवियस ईयर की है तो प्रीवियस ईयर का टोटल लोगे, और अगर आइटम अगर करंट ईयर की है तो करंट ईयर का टोटल लोगे, बस ये खेल है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिया बेटा शेयर कैपिटल है मान लो 3 लाख रुपए और 5 लाख ये है, तो बेटा इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 3 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू में 100, क्या आ रहा है बेटा 60% आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 60% प्रीवियस ईयर परसेंटेज में। ये बेटा क्या है, ये मान लो 2 लाख है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करना है, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख इंटू में 100, क्या आ रहा है बेटा 25% आ रहा है। तो भाई अब दिख गया आपको, ठीक है, तो ऐसे करना है, कितना सिंपल है। ठीक है, बहुत सिंपल है बेटा। तो यही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि ये चैप्टर आपको फ्री के मार्क्स दे सकता है, तो इस तरह से अगर आप करोगे तो बस मज़े आ जाएंगे, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक, बाकी ये चैप्टर में इतना ही है, कोई दिक्कत परेशानी तो भाई आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, बाकी आगे की वीडियो में प्रैक्टिस सेशंस के अंदर आपको सारे डाउट क्लियर कर देंगे। और ऐसे ही बेटा पढ़ते रहिए, और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपके क्लास 12th और CUT दोनों की तैयारी एक साथ कराई जा रही है। बैचेस आपके लिए अवेलेबल हैं, जैसे समर्थ 2.0 बैच है बेटा, आपके बहुत काम आएगा, जिसमें आपको CUT 2025 की तैयारी कराई जा रही है, और साथ ही आपका 12th भी इसमें कवर हो जाएगा।
ठीक है। 12th के लिए आपको अकाउंटेंसी, BST, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स कंप्लीट कराई जा रही है। और CUT में जो हम यही 4 सब्जेक्ट हैं, यही टीचर यानी मैं और बाकी जो टीचर्स हैं डोमेन्स के लिए, वो आपको CUT भी कवर करवाएंगे, उसके उस अप्रोच से भी आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। और फिर बात करते हैं लैंग्वेजेस की, तो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज आपको CUT के लिए दी जा रही है। और करंट अफेयर, GK, स्टैट और क्या कहते हैं हमारा जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, रीजनिंग होता है, वो सारी चीज़ें भी आपको दी जा रही हैं, ठीक। तो आपका कंप्लीट, चाहे आप कुछ भी, कोई सा भी कोर्स, कोई सी भी यूनिवर्सिटी, कोई सा भी कॉलेज टारगेट कर रहे हैं बेटा, इस बैच से आप उसको हासिल कर सकते हैं पढ़ाई करके, ठीक। बाकी महापैक भी अवेलेबल है जो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, थोड़ी सी कॉस्ट ज़्यादा आएगी, लेकिन बेटा अगर आप महापैक लेते हैं तो आपको ये बैच लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये बैच आपको मिल जाएगा इसी के साथ, क्योंकि आपने ये परचेस किया है तो आपको सारे बैचेस मिलेंगे। जो करंटली चल रहा है वो बैच मिलेगा, जो प्रीवियस बैचेस जा चुके हैं उनकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, और फ्यूचर में जितने भी बैचेस आएंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेंगे, ठीक है। महापैक 2 तरीके के हैं, एक विद बुक्स वाला है, ये जो आपको फोटो दिख रही है विद बुक्स वाली प्रिंटेड बुक्स हैं, आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी, और इसके अलावा आपको विदाउट प्रिंटेड बुक्स भी मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको ई बुक्स मिलेंगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है बेटा, कोड यूज़ करना है Y550, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा, ठीक। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास भाई CUT की डेडिकेटेड बुक्स होगी, 12th की तो सबके पास होती हैं, तो CUT की बुक्स भी ले सकते हैं, आपको प्रिंटेड बुक्स आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। या फिर अगर आपको मॉक टेस्ट लेने CUT के, वो आपको मिल सकते हैं, उसके लिए कोड आप लगाएंगे Y550S, यहाँ पे S और लगाना है, ठीक है। मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। कैसे करना है बेटा, आपको Adda24/7 ऐप डाउनलोड कर लो, या फिर आप क्या कर सकते हो बेटा, या फिर आप गूगल पे जाकर सर्च करोगे Adda24/7, और ये देखो बेटा यहाँ पे आपको वेबसाइट दिख जाएगी, और यहाँ पे ऑल कोर्सेज पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। फिर UG PG एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करोगे, CUT UG देख के क्लिक कर देना बेटा, और फिर CUT कॉमर्स पे जाना। CUT कॉमर्स पे गए बेटा, यहाँ पे जो भी बैच, अभी अगर ये बैच नहीं है कोई और बैच आ चुका है तो उसके लिए भी आपको कोड Y550 ही यूज़ करना है। तो लेना कैसे, कोई भी बैच जो आपको लेना है उस पर क्लिक करेंगे बेटा, ओके, बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, और अभी प्राइस की टेंशन छोड़ो, कोड लगाएंगे बेटा, आपको पता चल जाएगा। कोड क्या है, Y550, क्या बेटा, Y550, और ये जो प्राइस है, अब बेटा देखो आपको और डिस्काउंट दिखेगा, और ये 2600 से ज़्यादा का आपको डिस्काउंट यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। 2600 से ज़्यादा का आपको डिस्काउंट मिल रहा है, 9359 का आपको ये कोर्स पड़ रहा है। आगे अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तो अब तो कोर्सेज और भी कम रेट पे आपको अवेलेबल कराए जा रहे हैं, ठीक है। और CUT 2025 तक इसकी वैलिडिटी है, आपको तब तक देख सकते हैं, सारी वीडियोस आपके पास रहेंगी, ठीक है। लाइव पढ़ाया जाएगा, और वो लाइव जो वीडियोस मिलेंगे आपको, वो बाद में आप रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी देख सकते हैं। 8-9 टीचर मिलकर पढ़ा रहे हैं बेटा, और CUT Adda24/7 सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड और सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है CUT स्टूडेंट्स के लिए, तो इससे जुड़ने में कोई संदेह होना नहीं चाहिए वैसे तो। और सबसे ज़्यादा रिजल्ट भी Adda24/7 की तरफ से ही आए हैं, तो ये आपके लिए भाई एक भरोसेमंद जगह हो सकती है जो आपको आपके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचा दे। बाकी वीडियो कैसी लगी वो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शंस के अंदर, एंड मोटिवेटेड रखिए भाई हर टीचर को, बात मेरी नहीं सबकी बात है, तो लाइक करो, शेयर करो सबके साथ जो बच्चे CUT एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्लास 12th के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो, एजुकेशनल वीडियो, प्रैक्टिस सेशन आपके लिए अभी आने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग।